जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन दी जाती है। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद इस डिक्टेशन को हम 3 बार कवर करेंगे। सबसे पहले 70 की स्पीड से, उसके बाद 80 और उसके बाद 90 शब्द की गति से लिखेंगे। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, एशिया और भारत और चीन तथा विश्व के बारे में भी उनकी एक कल्पना थी, परंतु यह केवल कोरा स्वप्न नहीं थी। उनका इतिहास प्रेरित मस्तिष्क हमेशा उन पिछले दिनों की तरफ जाता था, आधुनिक युग की पहली सहस्त्राब्दी की ओर जाता था, जब हमारी दोनों सभ्यताओं विचार के दो ढंगों, उन विचारों को प्रकट करने के हमारे अलग अलग तरीकों ने मिलकर एक रचनात्मक चकाचौंध पैदा कर दी, जो महान बौद्ध तीर्थयात्री दुर्गम हिमालय को पार करके भारत आए। उन्होंने घोर शारीरिक कष्ट उठाकर एक महान विचार के प्रति ही अपनी निष्ठा नहीं प्रकट की थी। वे तो इतिहास के उन महान विद्वानों में से थे जिन्होंने भिन्न भिन्न संस्कृतियों में और विभिन्न भाषा भाषियों में संपर्क स्थापित करने का एक आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाया। 4 या 5 पीढ़ियों के दौरान बौद्ध दर्शन, पौराणिक आख्यानों और साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का पाली से चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। समूचे इतिहास में ऐसी केवल 2 या 3 ही और घटनाएं हुई हैं। यूनानियों और अरबों के बीच संगम और 15वीं सदी में यूरोप के उस दर्शन की पुनः खोज जिसने पुनर्जागरण को जन्म दिया, में जब दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा कर रहा था, तो मैंने इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा। जब हम नए सिरे से एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो हमें इससे प्रेरणा मिल सकती है। ये पुरानी यादें उपयोगी हैं। सभी पुरानी यादें उपयोगी हिंदी हैं, बशर्ते कि उनसे हम अपनी निष्क्रियता को न्यायोचित ने ठहराने लगे। अपनी पीढ़ी में हम जानते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठ सकते जब तक कि हमारे दोनों
देशों के 2 अरब से अधिक लोगों, स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक और प्रतिष्ठा पूर्वक बेहतर जीवन बिताने का अवसर न मिले, भले ही वह जीवन ऐश्वर्यपूर्ण न हो। सदियों की अकर्मण्यता के बाद एशिया के लोगों का पुनरुत्थान शुरू हो रहा है। हमने बहुत कष्ट झेलकर अपनी गलतियों से लाभ उठाना सीखा है कि किस तरह विकास अपनी सुरक्षा तथा अधिकारों के बारे में कठिन विकल्पों से चुनाव करें। एशिया का पुनरुत्थान नेहरू जी का प्रिय विषय था, पर अभी यह पूरा होना बाकी है। अब इसे पुनरुत्थान के लिए वस्तुपरक परिस्थितियां तेजी से बनती जा रही हैं। एशिया ने पिछले 10 वर्षों में काफी प्रगति की है। वह न केवल समाज के बल्कि उनके अपने गले में भी लंग कर के समान होगा। नरेश भी हम सबकी तरह भारतीय हैं, वे भी हम सबकी तरह नागरिक हैं और हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। इसलिए इस मौके पर जब देश के सामने खतरे हैं और कठिनाइयां हैं, स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, एशिया में भारत और चीन तथा विश्व के बारे में भी उनकी एक कल्पना थी, परंतु यह केवल कोरा स्वप्न नहीं थी। उनका इतिहास प्रेरित मस्तिष्क हमेशा उन पिछले दिनों की तरफ जाता था, आधुनिक युग की पहली सहस्त्राब्दी की ओर जाता था, जब हमारी दोनों सभ्यताओं विचार के दो ढंगों, उन विचारों को प्रकट करने के हमारे अलग अलग तरीकों ने मिलकर एक रचनात्मक चकाचौंध पैदा कर दी, जो महान बौद्ध तीर्थयात्री दुर्गम हिमालय को पार करके भारत आए। उन्होंने घोर शारीरिक कष्ट उठाकर एक महान विचार के प्रति ही अपनी निष्ठा नहीं प्रकट की थी। वे तो इतिहास के उन महान विद्वानों में से थे जिन्होंने भिन्न भिन्न संस्कृतियों और भिन्न भाषियों में संपर्क स्थापित करने का एक आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाया। 4 या 5 पीढ़ियों के दौरान बौद्ध दर्शन, पौराणिक आख्यानों और साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का पाली से चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। समूचे इतिहास में ऐसी केवल 2 या 3 ही और घटनाएं हुई हैं। यूनानियों और अरबों के बीच संगम और 15वीं सदी के यूरोप के उस दर्शन की पुनः खोज जिसने पुनर्जागरण को जन्म दिया। मैं जब दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा कर रहा था तो मैंने इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा,
जब हम नए सिरे से एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो हमें इससे प्रेरणा मिल सकती है। ये पुरानी यादें उपयोगी है, सभी पुरानी यादें उपयोगी होती है बशर्ते कि उनसे हम अपनी निष्क्रियता को न्यायोचित ने ठहराने लगे। अपनी पीढ़ी में हम जानते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठ सकते जब तक कि हमारे दोनों देशों के 2 अरब से अधिक लोगों, स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक और प्रतिष्ठा पूर्वक बेहतर जीवन बिताने का अवसर ने मिले, भले ही वह जीवन ऐश्वर्यपूर्ण न हो। सदियों की अकर्मण्यता के बाद एशिया के लोगों का पुनरुत्थान शुरू हो रहा है। हमने बहुत कष्ट झेलकर अपनी गलतियों से लाभ उठाना सीखा है कि किस तरह विकास अपनी सुरक्षा तथा अधिकारों के बारे में कठिन विकल्पों से चुनाव करें। एशिया का पुनरुत्थान नेहरू जी का प्रिय विषय था, पर अभी यह पूरा होना बाकी है। अब ऐसे पुनरुत्थान के लिए वस्तुपरक परिस्थितियां तेजी से बनती जा रही हैं। एशिया ने पिछले 10 वर्षों में काफी प्रगति की है। वह ने केवल समाज के बल्कि दोनों अपने गले में भी लंगर के समान होगा। नरेश भी हम सबकी तरह भारतीय हैं, वे भी हम सबकी तरह नागरिक हैं और हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। इसलिए इस मौके पर जब देश के सामने खतरे और कठिनाइयां हैं, स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, एशिया में भारत और चीन तथा विश्व के बारे में भी उनकी एक कल्पना थी, परंतु यह केवल कोरा स्वप्न नहीं थी। उनका इतिहास प्रेरित मस्तिष्क हमेशा उन पिछले दिनों की तरफ जाता था, आधुनिक युग की पहली सहस्त्राब्दी की ओर जाता था, जब हमारी दोनों सभ्यताओं विचार के 2 ढंगों, उन विचारों को प्रकट करने के हमारे अलग अलग तरीकों ने मिलकर एक रचनात्मक चकाचौंध पैदा कर दी। जो महान बौद्ध तीर्थयात्री दुर्गम हिमालय को पार करके भारत आए, उन्होंने घोर शारीरिक कष्ट उठाकर एक महान विचार के प्रति ही अपनी निष्ठा नहीं प्रकट की थी। वे तो इतिहास के उन महान विद्वानों में से थे जिन्होंने भिन्न भिन्न संस्कृतियों में और विभिन्न भाषा भाषियों में संपर्क स्थापित करने का एक आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाया। 4 या 5 पीढ़ियों के दौरान बौद्ध दर्शन, पौराणिक आख्यानों और साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का पाली से चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। समूचे इतिहास में ऐसी केवल 2 या 3 ही और घटनाएं हुई हैं। यूनानियों और अरबों के बीच संगम और 15वीं सदी में यूरोप के उस दर्शन की पुनः खोज जिसने पुनर्जागरण को जन्म दिया। मैं जब दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा कर रहा था,
तो मैंने इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा। जब हम नए सिरे से एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो हमें इससे प्रेरणा मिल सकती है। ये पुरानी यादें उपयोगी हैं, सभी पुरानी यादें उपयोगी होती हैं, बशर्ते कि उनसे हम अपनी निष्क्रियता को न्यायोचित न ठहराने लगे। अपनी पीढ़ी में हम जानते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठ सकते जब तक कि हमारे दोनों देशों के 2 अरब से अधिक लोगों, स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक और प्रतिष्ठा पूर्वक बेहतर जीवन बिताने का अवसर ने मिले, भले ही वह जीवन ऐश्वर्यपूर्ण न हो। सदियों की अकर्मण्यता के बाद एशिया के लोगों का पुनरुत्थान शुरू हो रहा है। हमने बहुत कष्ट झेलकर अपनी गलतियों से लाभ उठाना सीखा है कि किस तरह विकास अपनी सुरक्षा तथा अधिकारों के बारे में कठिन विकल्पों से चुनाव करें। एशिया का पुनरुत्थान नेहरू जी का प्रिय विषय था, पर अभी यह पूरा होना बाकी है। अब ऐसे पुनरुत्थान के लिए वस्तुपरक परिस्थितियां तेजी से बनती जा रही है। एशिया ने पिछले 10 वर्षों में काफी प्रगति की है। वह ने केवल समाज के बल्कि उनके अपने गले में भी लंगर के समान होगा। नरेश भी हम सबकी तरह भारतीय हैं, वे भी हम सबकी तरह नागरिक हैं और हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। इसलिए इस मौके पर जब देश के सामने खतरे और कठिनाइयां हैं, स्टॉप। दोस्तों, इसी तरह से आपको आउटलाइन की प्रैक्टिस करके तब डिक्टेशन लिखना है। जब आप लोग 70 की स्पीड से डिक्टेशन लिखेंगे तो पहले एक बार इसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लेंगे वीडियो रोक के। उसके बाद जब आप मैटर लिखेंगे पहले 70 की स्पीड से लिखना, फिर 80 से लिखना, फिर 90। इसी तरह से आप लोग जब 8-10 दिन लगातार आप करेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और शब्द भी सही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डेली प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट हैंड को छोड़ना नहीं है। आने वाले समय में स्टेनोग्राफर की काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।